नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। अब तक हम लाइकोपोडियम की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी व एनाटॉमी पढ़ चुके हैं। आज हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसमें कायिक जनन कैसे होता है। इसमें कायिक जनन 4 प्रकार से होता है। बुलबुल्स और गैमा के द्वारा, पत्र प्रकिलकाओं या जैमी के द्वारा। ये पत्र प्रकिलकाएँ यूरोस्टेकिया में बनती हैं। प्रोपेलोस्टेकिया सब जनर में ये मौजूद नहीं होती। क्या है ये? ये स्पाइरली अरेंज्ड थिक फ्लैशी लीफ है, एक्सिस पर पाई जाती हैं और स्पाइरली अरेंज्ड थिक फ्लैशी लीफ है। अक्ष पर पाई जाने वाली या स्तंभ के शीर्ष के समीप सूक्ष्म कलिका सदृश संरचनाएं होती हैं। इनमें अनेक मांसल व मोटी पत्तियां जिनमें भोजन संचित होता है मौजूद होती हैं। जब ये टूटकर स्पोरोफाइट से अलग होती हैं तो एक पूरा के पूरे नई प्लांट बॉडी और नए स्पोरोफाइट को जन्म देती हैं। इनको मॉडिफाइड लेटरल ब्रांच, मॉडिफाइड स्पोरेंजिया या मॉडिफाइड लीफ कहा गया है। स्मिथ ने 1920 में इनको पत्तियों का रूपांतरण माना है। उसके बाद अपस्थानिक कलिकाएं या एडवेंटिशियस बड्स लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम और लाइकोपोडियम एलोइफोलियम में ये मौजूद होती हैं। ये स्तंभ के आधार पर अपस्थानिक कलिकाएं मौजूद होंगी। जब पादप की मृत्यु हो जाएगी तब ये उससे अलग होकर नए पौधे का विकास करती हैं। ठीक है, these are found in the base of the stem and when the old plant body dies they form new plant body. Fragmentation and decay, खंडन व गलन। जब डेथ एंड डिके होती है प्लांट की तब ये फ्रेगमेंटेशन के कारण नई बॉडी को जन्म दे देती है। क्रीपिंग स्पीशीज़ में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। पुराना पोर्शन जब धीरे धीरे गल जाता है, प्रोग्रेसिवली डिके हो जाता है, तब डाइकोटोमी से नया प्लांट स्टार्ट हो जाता है। द्विभाजी शाखा से नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है। रूट ट्यूबर्स लाइकोपोडियम सर्नम और लाइकोपोडियम रैमुलोसम में देखने को मिलता है। जड़ों के पास ट्यूबर या ट्यूबरक्यूल्स एक प्रोलिफरेशन है पेरेंटाइमेटल सेल्स का एपिकल रीजन ऑफ रूट पर। इससे नया स्पोरोफाइट जर्मिनेट होता है। जड़ की पेरेन्काइमा कोशिकाओं के प्रचुरोद्भवन से नए पादप का विकास होना। वहाँ पर क्या मौजूद होंगी? मूल गुलिकाएँ या रूट ट्यूबर्स मौजूद होंगी। दूसरा इसमें जो तरीका है वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स या बीजाणुओं द्वारा जनन। देखिए, जो पहला चित्र है वो एक पूरे के पूरे शंकु या स्ट्रोबिलस का है। इस शंकु के अंदर एक जो स्पोरोफिल है उसको चित्र देखें तो क्या है? एक स्पोरोफिल या बीजाणु धानी पर्ण के ऊपर एक बीजाणु स्पोरेंजिया बीजाणुधानी है, ये स्पोरोफिल है। फिर उसके बाद एक आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, किसका? शंकु का। इसमें देखिए आपको पत्ती दिखाई दे रही है। मिड जो एक्सिस है या अक्ष है उसमें एक पत्ती और पत्ती के ऊपर अडेक्सियल सरफेस पर या ऊपरी सतह के ऊपर क्या मौजूद है? स्पोरेंजिया मौजूद है और स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स मौजूद हैं। उसके बाद आप जो डायग्राम देख रहे हैं ई और एफ, ये है स्पोर का डायग्राम जिस पे आपको एक ट्री रेडिएट रिज या त्रिआरी अट्टक देखने को मिल रहा है। समझने की बात क्या है
ये एक स्ट्रोबिलस है, शंकु है। वो शंकु किससे बना हुआ है? स्पोरोफिल से, है ना। स्पोरोफिल के ऊपर क्या मौजूद है? वेंट्रल साइड या डेक्सियल साइड पे क्या मौजूद है? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर किसका विकास होता रहा है? स्पोर्स का। ठीक है, एक शंकु, शंकु के ऊपर स्पोरोफिल जो फर्टाइल लीव्स हैं वो मौजूद हैं, और उस स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी मौजूद है, और बीजाणुधानी के अंदर स्पोर्स का विकास हो रहा है। लाइकोपोडियम जो है वो होमोस्पोरस है, समबीजाणुक है। तो जो सारे के सारे स्पोर हैं वो एक दूसरे से कैसे हैं? समान रूप में हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया स्टार्ट करने से पहले हम फिर से एक बार देखते हैं कि जो ये बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया है वो कैसा है। ये एक उपगोली है, सब स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, वृक्काकार है, रेमीफॉर्म है, सवृंत है, मतलब इसके ये ससाइल नहीं है, इसके अंदर वृंत मौजूद होती है। ठीक है, और इसका जो व्यास है या डायमीटर है वो 1 to 2.5 मिलीमीटर है, 1 से 2.5 मिलीमीटर है। यह परिपक्व या मैच्योर जब होती है तब यह बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया येलो या ऑरेंज, पीले व नारंगी रंग की दिखाई देती हैं। ये यूनिलोक्यूलर है, एक कोष्ठकीय है, और इसके अंदर मौजूद सभी बीजाणु कैसे हैं? एक ही माप के हैं। और स्पोर्स आर सिमिलर इन साइज एंड शेप बिकॉज लाइकोपोडियम इज होमोस्पोरस। लाइकोपोडियम समबीजाणुक है। ठीक है, अब बात करें हम अगर इसकी स्पोरेंजिया की, तो यूरोस्टेकिया के अंदर जो स्पोरेंजिया वेजिटेटिव लीफ और स्पोरोफिल है, ठीक है, वो दोनों के दोनों कैसे हैं? बीजाणुपर्ण व कायिक जो पत्तियां हैं वो दोनों आकार में बिल्कुल समान हैं। ठीक है, बस जो स्पोरोफिल है वो एक्सिस पे मौजूद होगी, और उसके और अडेक्सियल सरफेस पर या वेंट्रल सरफेस या ऊपरी सतह के ऊपर क्या मौजूद होगा? स्पोरेंजिया मौजूद होगा। ये एक कॉम्पैक्ट कोन या स्ट्रोबिलस नहीं बनाता है, मतलब ये कॉम्पैक्ट या संरचना नहीं बनाता। जबकि रोपेलोस्टेकिया के अंदर, जो सब जनरल रोपेलोस्टेकिया, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर मौजूद एक शंकु बनता है, एक स्ट्रोबिलस बनता है, एक्सिस पे मौजूद है। एक स्पेशल संरचना हमारे को दिखाई देगी शंकु या स्ट्रोबिलस या कोन के रूप में। वेजिटेटिव लीफ से स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण जो है वो कायिक पत्तियों से आकार में छोटे होंगे। ठीक है, तो ये अंतर है इसमें यूरोस्टेकिया के और रोपेलोस्टेकिया के स्पोरोफिल में या स्पोरेंजिया में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया कैसे होता है या बीजाणुधानी का विकास कैसे होगा। स्पोरेंजिया का विकास यहाँ पर यू स्पोरेंजिएट टाइप का है। 4 to 5 ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं? पूरे के पूरे स्पोरेंजिया को विकसित करती हैं। यहाँ पर आपको बता दें, लेप्टोस्पोरेंजिएट का अर्थ क्या है? जब सिर्फ एक सिंगल सेल से पूरे स्पोरेंजिया का विकास हो। तो सबसे पहले क्या होगा? 3 से 4 प्रारंभिक कोशिकाएं या स्पोरेंजियल इनिशियल जो हैं उनमें सबसे पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, परिणतिक डिवीजन। परिणतिक डिवीजन कैसे होते हैं? ट्रांसवर्स होते हैं, और उसकी वजह से परतों का निर्माण होता है, लेयर्स बनती हैं। तो 2 लेयर बन जाएंगी, आउटर एंड इनर, बाह्य व भीतरी। जो आउटर लेयर या बाह्य लेयर बनेगी वो क्या बनाएंगी? प्राइमरी वॉल सेल्स, प्रारंभिक भित्ति कोशिकाएं बनाएंगी। प्रारंभिक भित्ति कोशिकाएं पेरिक्लाइनल व एंटीक्लाइनल डिवीजन करके, अब पेरिक्लाइनल परिणतिक और एंटीक्लाइनल अपनतिक विभाजन करके क्या करेंगी? 3 to 4 लेयर्स। लेयर किससे बनेंगी? परतें किससे बनती हैं? पेरिक्लाइनल डिवीजन से। और नंबर किससे इंक्रीज होता है? नंबर किससे इंक्रीज होगा? एंटीक्लाइनल डिवीजन से। तो 3 to 4 लेयर्स जैकेट बना लेगी, बीजाणुधानी भित्ति बना लेगी। इस भित्ति के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होगी
जो सबसे अंदर वाली परत होगी वो टैपेटम का काम करेगी। टैपेटम न्यूट्रिटिव लेयर है, पोषक परत है। ठीक है, अब इसी की जो बाहरी भित्ति बनी थी स्पोरेंजियल इनिशियल के पेरिक्लाइनल डिवीजन से, जो बाहरी भीतरी भित्ति बनी थी, इनर लेयर बनी थी, वो क्या बनाएगी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणु कोशिका किसकी तरह एक्ट करेंगी? स्पोर मदर सेल या बीजाणु मातृ कोशिका की तरह एक्ट करेंगी। अब बीजाणु मातृ कोशिकाएं, स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, लेकिन स्पोर जो बनना है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन का मदर सेल है, युग्मोभिद का मातृ कोशिका है। तो वो कैसे होगा? वो n होगा, हैप्लॉइड होगा। जब हमें डिप्लॉयड से हैप्लॉइड अवस्था में चाहिए तब माइटोसिस ना होकर क्या होना चाहिए? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। तो जो स्पोर मदर सेल है, बीजाणु मातृ कोशिका है, उसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उससे एक सेल से कितने बन जाएंगे? 4 सेल्स बन जाएंगी, और वो चारों सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी और क्या कहलाएंगी? स्पोर टेट्राड कहलाएंगी, चतुष्क फलिकीय चतुष्क बनाएंगी। ठीक है, और ये सारे के सारे स्पोर्स जब अलग होंगे तो हमें कैसी अवस्था? होमोस्पोरस या समबीजाणुक अवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइकोपोडियम एक समबीजाणुक या होमोस्पोरस जेनेरा है। ठीक है, तो इस प्रकार यू स्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट है किसका? लाइकोपोडियम के स्पोरेंजिया या लाइकोपोडियम की बीजाणु धानी का। अब जो हमें स्पोर मिला है, ये स्पोर क्या है? मदर सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, युग्मोभिद की मातृ कोशिका है। तो सबसे पहले हम स्पोर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ये स्पोर है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, मदर सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन है। ठीक है, अगुणित है, वह युग्मोभिद अवस्था का क्या है? मातृ कोशिका है। यह होमोस्पोरस है, सारे स्पोर्स एक दूसरे से समान हैं। इसका डायमीटर 0.03 से 0.05 मिलीमीटर है। ठीक है, स्पोर वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, सबसे बाहर वाली तो लैमिनेट लेयर है। आउटर मोस्ट कैसी है? लैमिनेट लेयर है। और उसके बाद जो इनर है वो है ग्रैन्युलर, और जो लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स वो क्यों है? क्योंकि जो आउटर लेयर है वो कैसी है? पिटेड है। कैसी है भाई? वो पिटेड है। अब इसकी हिंदी देखें तो बीजाणु भित्ति बाह्य समकेंद्रिक स्तरित परत बनाती है, भीतरी कणिका में ग्रैन्युलर होती है। बीजाणु एक केंद्र के या अगुणित होते हैं। इसमें संचित भोज्य पदार्थ तेल व वसा ग्लोब्यूल के रूप में पाया जाता है, और बीजाणु में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। लाइकोपोडियम के स्पोर्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट इन गन पाउडर के रूप में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस गैमेटोफाइट से प्रोथैलस कैसे बनता है। ये जो प्रोथैलस है यह गैमेटोफाइट बनाएगा, और गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट विकसित होंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस या डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट कैसे होगा? जो आपका स्पोर है, जब वो पानी के संपर्क में आएगा तब क्या होगा? फूल जाएगा। ठीक है, फूल कर जो त्रिअरी अटक इसके ऊपर मौजूद है, ये ट्राई रेडियल रिज जो आप इसमें बनी हुई देख रहे हैं, इससे क्या होगा? ये फूल कर स्पोर जो है वो बाहर आ जाएगा, भित्ति को थोड़ा तोड़ता हुआ। ठीक है, अब ये हुआ पानी के संपर्क में आने के बाद। सबसे पहला डिवीजन होगा एसिमेट्रिक, असमान होगा, और इसमें 2 सेल्स बनेंगी। एक छोटी सेल बनेगी राइजोडियल सेल या मूलाभासी, जो उसके बाद कोई भी डिवीज़न नहीं करेगी, इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता। दूसरी जो सेल बनेगी लार्ज सेल या वृहद कोशिका,
उसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न होगा और वो सिमेट्रिक होगा, एक दूसरे के बराबर सेल बनेंगी और डिवीज़न कैसा होगा, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। ठीक है, तो राइजोडियल सेल जिसमें कोई डिवीज़न नहीं, अब 2 सेल्स बन गई हैं, एक बेसल सेल और एक अपर आउटर सेल। अब जो ये बेसल सेल है इसके अंदर भी कोई डिवीज़न नहीं होगा, आधारीय कोशिका में भी कोई डिवीज़न नहीं होगा। ये माइकोराइजल इन्फेक्शन, माइकोराइजा आप जानते हैं फंगस और हायर प्लांट्स के बीच में जो कि रूट्स के बीच में जो क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीविता है, उसको कहते हैं माइकोराइजा। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है उसके वो जो होगा वो बेसल सेल के साथ होगा। माइकोराइजा कहाँ आके लगेगा, बेसल सेल पे, और इसके अलावा ये फर्दर डिवीज़न नहीं करेगी। अब जो अपर आउटर सेल है इसमें 2 ओब्लीक डिवीज़न होंगे, 2 ओब्लीक डिवीज़न होंगे और इन दोनों ओब्लीक डिवीज़न से क्या बन जाएगी, एक एपिकल सेल बन जाएगी और 2 कोशिकाएं ऐसे ही रह जाएंगी। अब टोटल कितनी सेल्स हो गई, 5। कितनी हो गई, 5 सेल स्टेज। इस 5 सेल स्टेज तक जो है वो डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस बिल्कुल कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। ठीक है, हम वापस बात करते हैं क्या होगा। एक स्पोर जो है उसके ऊपर एक ट्राई रेडिएट मार्क है, त्रिआरी अटक है। इसके बाहर की तरफ 2 लेयर्स हैं, बाहर वाली जो लेयर है वो जो उस लेयर के कहते हैं सम केंद्रिक स्तरित परत, कंसेंट्रिक लैमिनेट लेयर। ये पिटेड होती है, पिटेड होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और इसी कारण से इसको गन पाउडर के अंदर इस्तेमाल में लेते हैं। जो भीतरी लेयर है वो कणिकामय है, इनर लेयर कैसी, ग्रेन्यूलर है। ये जो ग्रेन्यूलर लेयर है उसके बाद अंदर की तरफ क्या होगा, जब पानी होगा, पानी मिलेगा, पानी के संपर्क में आने से स्पोर जो है वो त्रिआरी अटक में से बाहर आ जाएगा, खोल को छोड़ देगा। इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न होएगा और एक राइजोडियल सेल छोटी जिसमें फर्दर डिवीज़न नहीं होगा और एक बड़ी सेल बनेगी। जो लार्ज सेल है वो फिर डिवाइड होएगी एक बेसल सेल में, जो फिर फर्दर डिवीज़न नहीं करेगी, सिर्फ फंगल इन्फेक्शन होगा इसके अंदर, माइकोराइजा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगी। और उसके बाद जो अपर सेल है वो 2 ओब्लीक डिवीज़न के द्वारा कहते 5 सेल स्टेज बना लेगी। ये 5 सेल स्टेज या 5 सेल प्रोथैलस जो है आज हम यहीं तक देखेंगे और आगे गैमेटोफाइट का जो विकास है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।